हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा त्रिवेदी। तो बच्चों, जल्दी से आ जाओ, आज तो बहुत सारे मजे आने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा एनिमल किंगडम के बेसिस, किस बेसिस के आधार पर हमने एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया। अब उसके आगे अलग अलग बातें की जाएंगी, बहुत सारी पढ़ाई की जाएगी। जल्दी आ जाओ भाई, सब लेट लपेट आते रहते हो, मजा नहीं आता फिर। तो चलिए बिना किसी बात किए आज हम लोग बात करेंगे एनिमल किंगडम के लेक्चर 3 पर, और लेक्चर 3 का बेसिस होगा फाइलम पोरीफेरा। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा कि सिमेट्री के आधार पर, सेगमेंटेशन के आधार पर नोटोकार्ड, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पैटर्न ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग किंगडम एनिमलिया को क्लासिफाई किया गया। आज की बात शुरू करते हैं। अब बेसिस ऑन कॉमन फंडामेंटल कैरेक्टर्स या फीचर किंगडम एनिमलिया classified as follows. कई सारे बेसिस थे, हम सब ने पढ़े, आपके साथ साथ मैं भी पढ़ता हूं। अब उन तमाम उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए जितने भी सदस्य इस किंगडम के अंतर्गत आते हैं उनको बच्चों विभिन्न प्रकार के फाइलम या संघ में बांटा गया, और वो है पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीस, एस्केल्मेंथीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, और हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, और एक बेटा मिसिंग हुआ है यहां पर, कार्डेटा सॉरी सीलेंट्रेटा के बाद, तो वो मिसिंग यहां पे लिख देते हैं हम लोग, वो था टीनोफोरा। अब कुछ समझने वाली बात यहां पर समझे। millions of species
बिलोंग टू किंगडम एनिमलिया। फिर वही प्रॉब्लम थी कि इतने बड़े सजीव जगत को किस प्रकार से पढ़ा जाए, इसका अध्ययन कैसे किया जाए, जो सारी बातें क्लियर हो जाए। प्रॉब्लम वही थी कि एक साथ इतने सारे जंतुओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता था। इसके लिए फिर से बेसिस बनाए गए, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को दिखाई देने वाले लक्षणों को आधार बनाया गया और उसमें उन आधारों के आधार पर या बेसिस ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स बेटा पूरे जंतु जगत को 10 बड़े ग्रुप्स में बांटा गया। इन ग्रुप्स को हम संघ या फाइलम कहते हैं। कितने ग्रुप बनाए गए? 11। कौन कौन से? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीस, एस्केल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। अब इनमें से एक एक फाइलम की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे किसकी? फाइलम पोरीफेरा की। संघ पोरीफेरा की बात करने जा रहे हैं। पोरीफेरा जब पोरीफेरा की बात की जाए तो सबसे पहले देखो एक बात दिमाग में रख लो। क्या दिमाग में बात रखनी है? दिमाग में बेटा बात ये रखनी है कि सबसे पहले जैसे इसका नाम पोरीफेरा रखा गया, तो इसका नाम पोरीफेरा रखा क्यों गया? बहुत आसानी से रटना नहीं है, बायोलॉजी में कुछ नहीं रटा जाता। मैं बार बार कहता हूं, जो लोग कहते हैं रटने का सब्जेक्ट है वो गलत बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। अगर इस शब्द को एक्सप्लेन किया जाए तो पोरी का मतलब है पोर, और पोर का मतलब होता है छिद्र। दूसरा है फेरा। फेरा का मतलब यहां पर है टू वियरिंग। धारण करने वाले। क्या मतलब हुआ? इस संघ में जिन सजीवों को रखा गया उनकी सबसे खास प्रॉपर्टी थी कि उनके शरीर में इस प्रकार से छोटे छोटे छिद्र पाए जाते, ऐसे छोटे छोटे पोर पाए जाते। ये इनकी सबसे खास पहचान है। तो जिन जंतुओं के शरीर में ऐसे छोटे छोटे पोर या छिद्र पाए जाते हैं उनको जंतु जगत के फाइलम नंबर 1 पोरीफेरा में स्थान दिया गया और इसीलिए मेंबर ऑफ दिस फाइलम इज कॉमनली कॉल्ड स्पंज। मेंबर ऑफ दिस फाइलम कॉल्ड स्पंज। स्पंज सभी ने देखा होगा, गद्दे में शीट के अंदर फॉर्म ऐसे देखे हो ना, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक इसी प्रकार से
इस समूह के अंतर्गत आने वाले जितने भी सदस्य हैं उनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए उनको स्पंज कहते हैं। अब जिससे बात की जाए कि ये सदस्य पाए कहां पे जाते हैं, एक बार आप इस थंबनेल को देखिए, दिख रहा यहां पर ये भी स्पंज है, ये तो इनमें से जो बाकी होते हैं ये कहां पाए जाते हैं, ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। अब यहां स्वच्छ जल का मतलब फिल्टर का पानी नहीं है यार, नालों का पानी है। समुद्री जल के अलावा जितना भी जल होता है, जैसे नदी का, झील का, तालाब का, वो सब का सब फ्रेश वाटर है, स्वच्छ जल है। तो इनके हैबिटाट पर हम लोगों ने बात कर ली कि पूरी तरह से जल में रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं और कुछ मरीन वाटर में रहते हैं, समुद्री जल में रहते हैं। अब पीछे हमने सिमेट्री की बात की थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पंज की सिमेट्री कैसी होती, सममित कैसी होती, क्या बताया था? सभी प्रकार के सदस्य जो होते हैं वो असिमेट्रिकल होते हैं, इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती है, ये असममित प्रकार के होते हैं। यानी अगर इनके बॉडी के सेंटर से काटा जाए तो किसी भी प्लेन से काटने पर ये बराबर भागों में नहीं बंटते। फिर एक हम लोगों ने लिया था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टर को, इनके शरीर का संगठन कैसा है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पंज के शारीरिक संगठन कैसा होता है, पीछे बात की गई थी कि स्पंज कैसे होते हैं, सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होते हैं बेटा, ये सेलुलर ग्रेड। सेलुलर ग्रेड का मतलब कोशिकीय स्तर का शरीर होता है, और कोशिकीय स्तर का मतलब क्या था? कोशिकीय स्तर का मतलब होता है कि जहां पर बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ तो जुड़ी हो, लेकिन सभी कोशिकाएं अपना अपना काम करती हो, इनमें श्रम विभाजन की क्षमता पाई जाती हो, लेबर ऑफ डिवीजन पाया जाता हो। पीछे वाली क्लास में बहुत क्लियरली ये बात की गई थी। अब देखिए इसके बाद एक विशिष्ट लक्षण, इन जंतुओं के शरीर में अगर मॉर्फोलॉजी की बात की जाए कि ये बने कैसे होते हैं, इनके मॉर्फोलॉजी की बात करें बाह्य संरचना की बात की जाए तो इनकी जो बाहरी संरचना होती है फ्लावर शेप, पाइप के आकार के, कभी कभी अकेले, कभी कभी ये कॉलोनी में यानी समूह बना करके समुद्र में पाए जाते हैं। इस तरीके से इनका पूरा बॉडी होता है ऐसे। समुद्र में या स्वच्छ जल में ये पत्थरों पर, चट्टानों पर इस प्रकार से ये ऐसे चिपके हुए पाए जाते हैं। सबस्ट्रेटम ये इनका आधारी भाग है और ऊपर ये इस प्रकार से संरचना में पाए जाते हैं। बहुत ध्यान से समझना बात को। पूरे शरीर पर ऐसे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं ऐसे, और इन छिद्रों के कारण इनको हम स्पंज कहते हैं, और इन छोटे छिद्रों को कहते हैं ऑस्टिया। क्या कहते हैं इसको? पाए जाने वाले इन छोटे छिद्रों को जो स्पंज की सतह पर बाहर की ओर पाए जाते हैं, इन पाए जाने वाले छोटे छिद्रों को हम लोग कहते हैं ऑस्टिया,
वास्तव में ये ऑस्टिया जो होते हैं ये स्पंज में पाए जाने वाले मुख होते हैं, रिप्रेजेंट द माउथ। और शरीर के सबसे ऊपरी भाग पर यहां पर एक बड़ा सा छिद्र होता है, इस छिद्र को हम कहते हैं ऑस्कुलम। अब नलिका प्रणाली में हम ये समझने वाले हैं कि किस प्रकार से स्पंज की बॉडी में क्या जाता है, वाटर जाता है और कैसे बाहर आता है, और इस कैनाल सिस्टम से स्पंज को क्या बेनिफिट है। जैसे अपन मान लें कि एक स्पंज बॉडी है ऐसे, और स्पंज का जो बॉडी होता है बेटा वो इस प्रकार से डिप्लोब्लास्टिक होता है। मैंने पहले भी कल बताया था डिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि शरीर में दो स्तर पाए जाते हैं। भ्रूण विकास के दौरान इसमें डबल लेयर बनती। अभी ऐसे आपको दिख रहा है ये ऊपर की तरफ ऑस्कुलम, और इस ऑस्कुलम में ऐसी जगह जगह पर ये छिद्र पाए जाते हैं ऐसे। इन छिद्रों को हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया। ये इस तरीके से पूरी बॉडी अब आपको रियल स्पंज दिख रहा है ऐसे। इनको हम बोलते हैं ऑस्टिया। और बड़े वाले छिद्र को क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम। अंदर की तरफ ये कैविटी दिखाई दे रही, गुहा दिखाई दे रही, इसे कहते हैं हम स्पंजो सील कैविटी। इन रियलिटी अगर हम स्पंज की बॉडी को देखें तो ऐसे दिख रहा है। इसकी सतह पर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र हैं, ये ऑस्टिया है, और अंदर की तरफ ये एक स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को कहते हैं स्पंजोसील कैविटी। ऊपर की तरफ ये जो बड़ा छिद्र दिख रहा है इसको कहते हैं ऑस्कुला। अब देखो क्या हो रहा है, बाहरी जल इस प्रकार से ऑस्टिया से अंदर जाता है ऐसे, और ये स्पंजोसील कैविटी से होता हुआ ऐसे बाहर की तरफ निकलता है। वाटर अंदर गया, अंदर से स्पंजोसील कैविटी, स्पंजोसील कैविटी से ऑस्कुलम में गया। मतलब वाटर ऑस्टिया, ऑस्टिया से स्पंजोसील, स्पंजोसील से ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम से आउट। इस प्रकार से ये पाथ में वाटर का फ्लो हमेशा ऐसे होता रहता है, और इससे एक नलिका प्रणाली का जन्म हुआ। शरीर एक नलिका की तरह काम करने लगा। इसी को हम कहते हैं कैनाल सिस्टम। इसी को कहा गया कैनाल सिस्टम। तो बात समझ में आई कि कैनाल सिस्टम होता क्या है, और स्पंजों में ये कैनाल सिस्टम कैसा बना होता है। और इसे कैनाल सिस्टम इसीलिए कहा गया क्योंकि इसमें पानी फ्लो करता है नहर की तरह। अब इस कैनाल सिस्टम से इस स्पंज को लाभ क्या हुआ, क्यों लगा हुआ है,
कैनाल सिस्टम हेल्प इन, किसमें हेल्प करता है? जब पानी अंदर जाता है तो इस पानी के साथ भोजन भी चला जाता है। तो इसका जो काम है पहला, वो है फूड गैदरिंग, यानी इसके द्वारा ये भोजन ग्रहण करता है। दूसरा, जब आस्कुलम से पानी बाहर आता है तो उसके साथ बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ बाहर आ जाते हैं। तो रिमूवल ऑफ, दूसरा काम इसका क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट, उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन। जब पानी अंदर गया तो ऑक्सीजन भी अंदर चली गई, तो हेल्प इन रिस्पायरेशन। तो इस प्रकार कैनाल सिस्टम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the sponge body because they help in the food gathering, respiration and removal of waste। और इसके साथ साथ एक काम और ये करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। प्रजनन के समय युग्मक स्थानांतरण का भी इसके द्वारा काम किया जाता है। तो कैनाल सिस्टम इनकी बॉडी में पाए जाने वाली एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है। अब देखिए, एनसीईआरटी ने एक लाइन और लिखी कि स्पंजोसील कैविटी इंटरनली लाइंड बाय द कोनोसाइट सेल्स और कॉलर सेल्स। इसका क्या मतलब है? एनसीईआरटी ऐसे ही टर्न लेती हुई गेंद बॉल को आपकी तरफ फेंक देती है। इसको समझिए जरा। जैसे ये स्पंज की बॉडी है, पहले तो वो लाइन लिख दूं जो बुक ने लिखी। स्पंजोसील इंटरनली लाइंड बाय कॉलर सेल और कोनोसाइट सेल्स। यानी स्पंजोसील कैविटी या स्पंजोसील गुहा अंदर की तरफ कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से आस्तरित होती है और इन कोशिकाओं को हम कोनोसाइट सेल या कॉलर सेल कहते हैं। अब तुम इसे याद करोगे, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। अब जैसे स्पंज की बॉडी है, ये शरीर है स्पंज का, और अभी अभी हमने आपको कहा था कि स्पंज का शरीर जो होता है वो इस प्रकार से ऐसे डिप्लोब्लास्टिक होता है, द्विकोरिकी होता है। बाहर वाले को एक्टोडर्म और अंदर वाले को इंडोडर्म कहते हैं। राइट। अब अगर दोनों स्तरों को बाहर देखा जाए तो ये वास्तव में कैसे बने हैं? ये बना है बेटा इस तरीके से, ऐसे और ऐसे। अब जो बाहरी स्तर है ये वाला,
ये इस प्रकार की कुछ कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, ऐसे ऐसे। और इन सेल्स को हम कहते हैं पिनेकोडर्म, पिनेकोसाइट सेल। तो इक्टोडर्म का दूसरा नाम होता है पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म। इंडोडर्म को हम लोग कहते हैं, इंडोडर्म का दूसरा नाम होता है कोनोडर्म, क्योंकि इधर की तरफ कुछ अलग टाइप की ये ऐसे, ये कॉलर सेल्स पाई जाती ऐसे, और इनका जो शेप होता है वो कॉलर के आकार का या कोन के आकार का होता है। इसलिए ये वाली सेल्स जो होती हैं ये होती हैं कोनोसाइट, ये है कोनोसाइट। तो स्पंजोसील कैविटी यहां पर है, तो ये यहां पर जो आप देख रहे हो ना, ये यहां पर। अब बात समझ में आई कि किस प्रकार से स्पंजोसील कैविटी अंदर की तरफ एक विशेष कोशिकाओं से आस्तरित है, और उन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को हम कोनोसाइट सेल्स या कॉलर सेल्स कहते हैं। ये बात हो गई आपकी हिस्टोलॉजी की। अब बात कर लेते हैं, क्या स्पंज में कंकाल पाया जाता है? स्केलेटन की बात करो, स्पंज में कंकाल पाया जाता है? तो पहला आंसर यही है कि यहां पाया जाता है। और इस कंकाल छोटी छोटी सुई के समान रचनाओं से मिलकर के बने होते, इनको हम क्या कहते हैं? स्पिक्यूल्स, या कई बार इसको हम स्पंजिन फाइबर कहते हैं। जैसे अपने शरीर में हड्डियां होती कंकाल के रूप में, ऐसे ही स्पंज के शरीर में स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, या स्पॉन्जिन प्रोटीन से बनी हुई सुई के समान रचनाएं पाई जाती हैं। इन पाई जाने वाली रचनाओं को हम स्पंजिन फाइबर कहते हैं। कैसे? अब जैसे आप स्पंज बॉडी को ऐसे देखो, तो इसमें बहुत सारी ऐसी रचनाएं पाई जा रही इस तरीके से, ऐसे। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं इसके स्केलेटन स्पिक्यूल्स। कंकाल तंत्र के बाद बेटा अब हम लोग बात करेंगे कि स्पंज में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो स्पंज में होने वाला जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार का है। एक होता है अलैंगिक या असेक्सुअल, जो कि विखंडन विधि के द्वारा होता है। जैसे कोई स्पंज की बॉडी है ऐसे, अब ये स्पंज की बॉडी अगर छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से टूट जाए, तो इसका प्रत्येक टुकड़ा एक नया स्पंज बना लेता है, एक नया स्पंज बना लेता है, राइट। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, लैंगिक प्रजनन की बात करें, तो लैंगिक प्रजनन में कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात बेटा ध्यान रखना है कि स्पंज जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, अर्थात द्विलिंगी होता है। कैसा होता है? द्विलिंगी होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात की जाए अगर फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा होता है, तो इनमें निषेचन की प्रक्रिया आंतरिक होती है, इंटरनल। जंतु के शरीर के अंदर स्पंज प्रवेश शुक्राणु प्रवेश करके अंडाणु को निषेचित करते हैं। एक क्वेश्चन और यहां पे पूछा जाता है कि स्पंज में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो कैसा, भ्रूणी परिवर्धन या भ्रूणी परिवर्धन किस प्रकार का होता है। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट की बात की जाए तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जिन सजीवों के या जिन जंतुओं के जीवन काल में लार्वल स्टेज आती है,
उनको हम बोलते हैं, जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं उनका होता है डायरेक्ट, और जिनमें डायरेक्ट बच्चा नहीं आता, बच्चे से पहले एक अलग अवस्था आती जो एडल्ट के समान नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, लार्वा। तो लार्वल कंडीशन प्रेजेंस, इनमें लार्वा पाया जाता है। लार्वा जो होता है मॉर्फोलॉजिकली अपने एडल्ट के समान नहीं होता, यानी एडल्ट से अलग होता है। और लास्ट बात इस फाइलम की जो बहुत महत्वपूर्ण है वो एग्जाम्पल साइकान स्काइफा यूप्लेक्टेलिस। हमारे यहाँ जो बुक में दिया गया है वो दिया गया साइकॉन, इसको हम साइफा भी कहते हैं। एक क्वेश्चन और, किसी फ्रेश वाटर स्पंज का नाम बताइए। क्योंकि ऊपर बात हुई थी कि जनरली स्पंज जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। तो स्वच्छ जल में पाए जाने वाले किसी स्पंज का नाम बताइए। तो स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला जो एक स्पंज है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो बच्चों इस प्रकार ये आपका फाइलम पोरीफेरा समाप्त होता है। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए फाइलम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।